नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हम मनु और कौटिल्य की बात कर चुके हैं। आज हम पिछले वीडियो के आगे बढ़ने वाले क्रम में चर्चा करेंगे शुक्र के प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था की। कार्मिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसके विवेचन की दृष्टि से शुक्र नीति को एक विलक्षण ग्रंथ माना जाता रहा है। राज्य कर्मचारियों के लिए उन्होंने आचार संहिता की बात की, जो आचार संहिता की हम आज भी बात करते हैं कि राज्य कर्मचारी जो हैं वो सत्य, परोपकार और आज्ञा पालन के गुणों को धारण करेंगे। फिर कोई असत्य भाषण नहीं करेंगे, सभी प्रकार के दुर्गुणों से दूर रहेंगे। राज्य कर्मचारी जो हैं वो कथन और आचरण में अवसर की उपयुक्तता पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। जो उनकी नियुक्ति का स्थान है वहाँ पर स्थित रहेंगे, अहंकार को त्याग करके और अपने दायित्वों को संपन्न करेंगे। शुक्र नीति में राजा की इच्छा के विपरीत भी उचित और कल्याणप्रद बात को राजा के समक्ष बिना डर के कहने की योग्यता को और सामर्थ्य को आवश्यक माना गया है शुक्र के द्वारा। फिर गोपनीयता की वो बात करते हैं, जो आज भी हम सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियल इन चीज़ों की बात करते हैं, तो वो भी उन्होंने भी गोपनीयता का निर्वाह करने की अपेक्षा की है राजकीय कर्मचारियों से। फिर वेतनमान और वेतन वृद्धि यानी कि सैलरी, पे स्केल और इंक्रीमेंट्स, इनकी बात करते हैं। मतलब इसको मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आज भी हम जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं अपना पूरा कार्मिक व्यवस्था में, कार्यमान, ये तीन जो उन्होंने वेतनमान के तीन आधारों का उन्होंने उल्लेख किया, कार्यमान, कार्यकारण और कालमान। यानी कि कार्यमान, इसका मतलब कार्य की मात्रा के अनुसार यदि वेतन दिया जा रहा है। कार्य कारण यानी कार्य और काल, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है और जो समय दिया जा रहा है उसके दोनों के हिसाब से जो वेतन दिया जाएगा। और तीसरा कालमान, यानी कि समय के मात्रा के अनुसार दिया जाने वाला वेतन। जैसे कि आज हम देखते हैं, मान लीजिए कोई लेबर क्लास को हमने बुलाया, अभी 6 घंटे का इतना, या दिन भर के 8-9 घंटे जो भी काम करते हैं उसके अनुसार इतना पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से उन्होंने 3 निर्धारण किए। फिर वेतन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के वेतनमान बताए उन्होंने। पे स्केल जो है, पहला श्रेष्ठ, ऐसा वेतनमान जो कि अपना अपना पालन पोषण कर सके और उसके ऊपर जो व्यक्ति निर्भर है उनका भी वो भरण पोषण कर सके। मध्य, वो ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत इतना वेतन प्राप्त हो जाए कि उससे कार्मिक जो है उस पर आश्रित व्यक्तियों का भरण पोषण ठीक ठाक रूप से हो जाए। सम, वो ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत जो राशि मिल रही है कार्मिक के परिवार को उससे बस एसेंशियल जो नीड्स हैं, यानी कि खाना, कपड़ा वगैरह, इसका इंतज़ाम हो सके। और हीन, वो ऐसा वेतनमान जिससे कि केवल वो कार्मिक जो है उसका स्वयं का भरण पोषण वो कर सके। तो ये 4 प्रकार के उन्होंने वेतनमान बताए। फिर आगे पदोन्नति की भी वो बात करते हैं कि जब कोई कार्मिक अपने अनुभव के आधार पर पद में श्रेष्ठ होता जाए तो उसको ऊपर और श्रेष्ठतर पद पर नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। फिर अधिलाभ की बात करते हैं। अधिलाभ का मतलब है बोनस, और अनुतोष जिसका अर्थ है ग्रेच्युटी। मतलब अब ये हिंदी वर्ड्स हैं लेकिन इसको मुझे आपको इंग्लिश के अर्थ में समझाना पड़ रहा है, क्योंकि हम ये बोनस और ग्रेच्युटी इनको इन नामों से ही ज़्यादा जानते हैं। अधिलाभ और अनुतोष ये इतने ज़्यादा सुने हुए शब्द नहीं हैं। तो शुक्र नीति में शुक्र राजकीय कर्मचारियों को बोनस और ग्रेच्युटी दोनों प्रदान करने का निर्देश देते हैं। वो ये कहते हैं कि शासक जो है वो हर साल कर्मचारियों को एक पखवाड़े का यानी कि 15 दिन का वेतन जो है वो बोनस के रूप में प्रदान करे, और वेतन का जो 8वां हिस्सा है वो हर साल ग्रेच्युटी के रूप में देने की व्यवस्था करे। फिर भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड की भी बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, फैमिली पेंशन की भी बात करते हैं। जो भी कर्मचारी जिसने राजकीय सेवा में 40 वर्ष का समय दे दिया हो उसको रिटायर कर दिया जाए, और उसका आधा वेतन जो है वो पेंशन के रूप में उसको पूरा जीवन मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने बाद के वर्षों में, अपने वृद्धावस्था में वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे।
फिर पारिवारिक पेंशन की बात करते हैं कि कोई राजकीय कर्मचारी का किस कार मतलब ऑन ड्यूटी, जो आजकल हम बोलते हैं कि ऑन ड्यूटी यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को जब मतलब उसके परिवार को भी पैसा दिया जाना चाहिए। कोई उसके अगर कोई ऐसा बालिग यानी कि पुत्र या पुत्री में से कोई ऐसा उसकी संतान है जो कि राजकीय सेवा में लगाई जा सकती है उसकी डेथ के बाद में, तो वो भी अब प्रावधान जो है वो किया जाना चाहिए। अवकाश की भी बात करते हैं राजकीय कर्मचारियों के लिए कि उनको उपयुक्त अंतराल पर और विशिष्ट परिस्थितियों में कार्य से अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे किसी के घर में काम है, कोई शादी ब्याह है, कोई प्रोग्राम है, कोई बीमार पड़ गया, मेडिकल लीव की भी वो बात करते हैं। यदि कोई ऐसा उत्सव है तो उत्सव के दिन काम ना करके अगले दिन आकर के ज़्यादा काम कर ले। सैलरी जो है वो सवैतनिक, अर्ध वेतन वाली, इस तरह की उन्होंने अवकाश अलग अलग प्रकार के उन्होंने बताए कि पेड लीव भी होनी चाहिए, फिर हाफ पे मिल जाए वो लीव भी होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने पूरा एक डिटेल में इन चीज़ों के बारे में चर्चा की। न्याय, न्यायपालिका और दंड व्यवस्था के रूप में उन्होंने शुक्र नीति में जो कहा कि न्याय को राज्य का प्रमुख दायित्व माना। न्यायालयों को दो मुख्य शाखाओं में विभक्त किया। पहली शाखा में तो वो न्यायालय जिनका निर्माण स्थानीय संस्थाओं के रूप में माना गया, और दूसरी में वो जिस पर कि राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। शुक्र नीति में राजा को संपूर्ण न्याय व्यवस्था का प्रमुख निर्णायक और सर्वोच्च अधिकारी माना गया, लेकिन राजा सिर्फ एक औपचारिक अध्यक्ष के रूप में ही काम करेगा, ये भी शुक्र नीति में स्पष्ट कर दिया गया। विभिन्न न्यायिक निकाय और प्राधिकारियों के बारे में उन्होंने बात की। सभा का उल्लेख मिलता है, सभा, न्याय सभा का उल्लेख अनेक जगह पर वहाँ दिखाई देता है। यानी मुख्य न्यायाधीश जो हैं, शुक्र ने माना कि सभासद, मुख्य न्यायाधीश और जूरी आदि जो हैं वो न्यायिक अधिकारी हैं। न्यायालय का कार्मिक वर्ग और साधन जो है उसके बारे में भी बात की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि न्यायालयों को समुचित संख्या में कर्मचारी और साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, जिससे कि वहाँ का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल सके। फिर राजा और न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता की बात करते हैं शुक्र। उनका ये कहना है कि दोनों तरफ के पक्ष की बात सुन करके ही निर्णय लिया जाना चाहिए, एकांत में नहीं बात करनी चाहिए। किसी को भी न्याय देने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी पक्ष से एकांत में बात न करें, जिससे कि वो निर्णय जो है वो कहीं प्रभावित न हो। जो भी दोनों पार्टीज हैं, दोनों पक्ष जो हैं वो एक भय मुक्त वातावरण में अपनी बात कह सकें। जिस भी प्रकार का अपराध किया गया है उसी के अनुसार उसको दंड दिया जाए, और जो भी वो बयान देते हैं उन बयानों को पूरा लिखित रूप में रिकॉर्ड्स वगैरह में इस तरह के शामिल होना चाहिए। अपराधों का वर्गीकरण किया उन्होंने, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक। यानी कि काया को मतलब किसी ने अगर किसी को शरीर पर चोट पहुंचाई है, वाचिक यानी कि शब्दों से किसी को चोट पहुंचाई है, मानसिक यानी कि कोई किसी को ऐसा मेंटली अगर कोई टॉर्चर कर रहा है, और सांसर्गिक यानी कि ऐसे कोई अपराध जिसमें कि किसी के साथ रहने से कोई अपराध साथ में कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से पूरा कैटेगराइज किया गया शुक्र के द्वारा अपराधों को। फिर आगे वो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, उनकी भी बात करते हैं। इसके बारे में डिटेल में मनु और कौटिल्य की चर्चा करते समय बता चुकी हूँ। वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण और आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। थैंक यू।